अब आ जाते हैं मध्यकाल पे। तो मध्यकाल में लोकतंत्र का स्वरूप बहुत बड़ी संकटमय अवस्था से हमें देखने को मिलता है। यानी जो मध्यकाल है 476 ईस्वी से और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच, यहाँ पे लोकतंत्र कहीं ना कहीं हमें संकटमय अवस्था से लोकतंत्र गुजरता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद, जैसे आप जानते हैं कि भाई मध्यकाल में सामंतवाद का उदय होता है। अब सामंतवाद के उदय के साथ साथ थोड़ा इस चीज को समझ लीजिए कि भाई सामंतवाद का उदय कब होता है। सामंतवाद रोम में 9वीं शताब्दी में पनपता है और इंग्लैंड में जब नॉर्मन वंश पर आक्रमण होता है 11वीं शताब्दी में, तो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच सामंतवाद अपने विशेष चरम पे देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। यानी सामंतवाद जब आता है 9वीं शताब्दी में आता है और साथ ही साथ इंग्लैंड में जब नॉर्मन कोई वंश है उस वंश का आक्रमण इंग्लैंड में होता है 11वीं शताब्दी में, उस समय अपने चरम पे पहुंचता है। यानी 9वीं शताब्दी में उत्पन्न होता है, 11वीं शताब्दी में पूरी तरीके से फल फूलता में दिखाई देता है सामंतवाद। अब सामंतवाद क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सामंतवाद के तहत उस समय मध्य युग में राजतंत्र की प्रक्रिया थी। राजा होता था, राजा होने के साथ साथ राजा के कुछ मंत्री होते थे जिनको हम दरबारी बोलते थे, मंत्री दरबारी कुछ भी कह लो। मध्यकाल में एक इस तरीके का बोलबाला था, क्योंकि धर्म का अपना बोलबाला था। तो मध्यकाल में एक इस तरीके का कंसेप्ट था कि जो राजा जिस एरिया में रहता है उसकी पूरी वो संपत्ति राजा की ही होगी, क्योंकि निजी संपत्ति का बिल्कुल भी उस समय प्रादुर्भाव हमें देखने को नहीं मिलता है। मध्यकाल में निजी संपत्ति का भाव नहीं था, तो पूरी संपत्ति किसकी होती थी, राजा की होती थी। अब राजा किसी एक जगह पे राज कर रहा है और वो सारी संपत्ति उसकी है, तो वो उस संपत्ति का क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति का राजा क्या करेगा। तो राजा उस संपत्ति के संचालन के लिए अपने मंत्री को क्या करता था, उसका जिम्मा सौंपता था। मध्यकाल में बोलता था कि आपने इस पे काम करवाना है। अब मंत्री कुछ ठेकेदार होते थे जिनको हम सामंत कहते हैं। मंत्रियों ने बहुत सारे ठेकेदारों को वो जमीन बांट दी कि भाई आप इस पे कृषि करो, जिनको हम सामंत कहते हैं। अब सामंतों ने क्या करा, मंत्रियों ने सामंतों को पट्टों में वो जमीन दे दी कि भाई इतने एरिया पे आप क्या करोगे, कृषि करोगे। अब कृषि वो उनको राइट मिल गया कृषि करने का, तो वो कृषि किससे करवा रहे हैं, कृषक मजदूरों से। तो कृषक मजदूरों से वो मजदूरी करवाते थे। कैसे मजदूरी करवाते थे, इनके साथ वो सौदेबाजी करते थे। सौदेबाजी किस तरीके से करते थे, ये बोलते थे कि भाई आपने इस क्षेत्र में क्या करना है, काम करना है इस पर्टिकुलर एरिया पे। यानी अगर मैं सामंत हूं, मेरे अंडर जो कृषि मजदूर हैं वो बोलेंगे कि भाई, मैं बोलूंगा कि आपने मेरे अंडर ही काम करना है, डेली आप काम करोगे, इससे बाहर आप कहीं काम नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो कृषि मजदूर वहां पे उत्पादन करते थे, उन कृषि मजदूरों के उत्पादन का जो संपूर्ण हिस्सा था वो किसके हाथ में जाता था, सामंत सरदारों के हाथ में जाता था। और सामंत सरदार अपनी स्वेच्छा से इनके लिए दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए कुछ उत्पादन प्रोवाइड करते थे। इनको सामंत सरदार इतना कम हिस्सा देते थे कि इन विचारों की दैनिक गतिविधि भी इस पे निर्वहन नहीं हो पाती थी। यानी इनकी बेसिक जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, ये दीनहीन अवस्था में बंधे रहते थे। तो इस तरीके से संपत्ति का पूरा हिस्सा सामंतों के पास आता था और सामंत इसको क्या करते थे, मार्केट में बेचते थे। अब सामंत जब इस उत्पादन को मार्केट में बेचते थे तो आर्थिक शक्ति किसके हाथों में थी, सामंतों के हाथों में थी। तो इस तरीके से सामंत क्या हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। तो मध्यकाल में कहीं ना कहीं राजा और सामंत बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे। सामंत इसलिए पावरफुल होने लगे क्योंकि सामंत सरदारों के पास कहीं ना कहीं क्या थी, आर्थिक शक्ति उनके हाथ में आ गई थी। अब सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट की सारी पावर आपको दे दी जाएगी तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये इतने पावरफुल हो गए, 12वीं-13वीं शताब्दी में ये राजाओं को भी टक्कर देने लगे, इतने पावरफुल हो गए। सामंतवाद क्या था ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से ये सामंतवाद प्रणाली मध्य युग में देखने को मिलती थी। तो सामंतवाद का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सामंतों को और राजा के पास थे। साथ ही साथ जो उसके सेनापति थे, दरबारी थे और नवाब थे, रईस थे, कुछ इस प्रकार के जो एलीट वर्ग के लोग थे उनके पास ही सत्ता थी। यानी विशेष अधिकार उनको ही थे। जनसाधारण इनके क्या थे, चालक थे। चालक सिर्फ और सिर्फ कोल्हू का बैल जैसा होता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। जब सामंतवाद 11वीं शताब्दी में अपने चरम पे पहुंचता है तो फिर 1960 में इंग्लैंड में एक पट्टादारी उन्मूलन कानून लाया जाता है और पट्टादारी उन्मूलन के कानून लाने के बाद से ही सामंतवाद का अंत हमें
देखने को मिलता है मध्यकाल में। तो ये हमने मध्यकाल में सामंतवाद का जिक्र किया कि किस तरीके से पनपा, 9वीं शताब्दी में आया, 11वीं शताब्दी में चरम पे पहुंचा, और साथ ही साथ 1960 में सामंतवाद पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म होता हुआ हमें प्रतीत होता है, क्योंकि 1960 में इंग्लैंड में पट्टादारी उन्मूलन अधिनियम लाया जाता है। तो इस तरीके से हमने मध्यकाल में देखा कि सिर्फ और सिर्फ विशेष अधिकार राजा और सामंतों के पास थे, और जनसाधारण बिल्कुल भी क्या नहीं थे, इनके पास सहभागिता नहीं थी, और साथ ही साथ इनके पास कुछ ऐसे विशेष अधिकार नहीं थे। इसलिए लोकतंत्र का जो अस्तित्व है वो मध्यकाल में हमें संकटमय अवस्था से देखने को मिलता है, गुजरते हुए देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र यहाँ पे अपने अस्तित्व के लिए तड़पता है, वो हमें प्रतीत होता है मध्यकाल में। तो ये तो रहा मध्यकाल में लोकतंत्र का कंसेप्ट।